लाख कोशिशों के बावजूद देश में ड्रग्स के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है। आज भी बड़ी संख्या में देश के युवा ड्रग्स के शिकार हैं। मुंबई में से लेकर पंजाब तक इसका जाल फैला हुआ है। अब ये हाईटेक हो गया है, जिस वजह से पुलिस की एक बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी हो गई है। हाईटेक हुआ ड्रग्स का कारोबार, क्रिप्टो करेंसी का चक्रव्यूह, मैसेजिंग ऐप का मायाजाल। माया नगरी एक बार फिर ड्रग्स के मायाजाल में फंस चुकी है। नशे का ये कारोबार अब हाईटेक हो गया है। मौत की सौदेबाजी को रोकने के लिए मुंबई पुलिस की मुहिम नाकाफी साबित हो रही है। नए साल के दस्तक से पहले मुंबई में ड्रग्स के कारोबार के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी ड्रग्स कारोबारियों के लिए कितनी मुफीद और पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आप खुद समझिए। ये क्रिप्टो करेंसी का उद्गम कहाँ हुआ और एंड कहाँ हो रहा है उसका किसी को पता नहीं चलता। ये एक फेसलेस करेंसी है। जिस व्यक्ति के पास में, जिसके पोजीशन में है, उसकी वो करेंसी है, और उसको ट्रेस करना कि कौन सी करेंसी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई, ये इम्पॉसिबल है। ये क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। लोगों को, खासतौर पे क्रिमिनल गैंग्स को इस चीज़ के बारे में बहुत पहले समझ में आ गया। तो बहुत सारे क्राइम जो हैं वो सिर्फ ड्रग से रिलेटेड नहीं, इवन जो साइबर बुलिंग होती है उसमें भी लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे लेते हैं। मुंबई ही नहीं, देश के कई बड़े शहरों में नशे का ये कारोबार फल फूल रहा है। बड़ी संख्या में युवा ड्रग्स की चपेट में हैं। जानकारों की माने तो कई नाइजीरियंस इस कारोबार में शामिल हैं, जो अलग अलग शहरों में युवाओं को गुमराह कर इसका शिकार बनाते हैं। नाइजीरियंस बड़े पैमाने पे इसमें, खासतौर पे इंडिया में बड़े बड़े शहरों में नाइजीरियंस बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे नाइजीरियंस तो जब नाइजीरिया से यहाँ आते हैं, आने के साथ ही अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं, क्योंकि इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेशन है या इन्फोर्समेंट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी रिलैक्स्ड है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में। सज़ा और उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा समय लेती है। भारत में ड्रग्स के काला कारोबार को फैलाने में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की भी साजिश है। पंजाब समेत कई शहरों में युवाओं को शिकार बनाया जा रहा है। आईएसआई की मदद से युवाओं की नस नस में ड्रग्स का जहर घोला जा रहा है। आईएसआई जो है, पाकिस्तान का आईएसआई है, वो हमारी जो नस्लें हैं उनको वीक करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जानबूझ के वो लोग यहाँ पे पुश करते हैं। पंजाब में तो आप देखे हैं क्या हालत है, पंजाब का क्या हालत है। बहुत बड़ा अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, वहाँ का चीफ मिनिस्टर ने बहुत बड़ा मुहिम वहाँ पे शुरू किया है, बट लेकिन जितना सपोर्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फरवरी 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 से 70 साल के बीच के 2 करोड़ 30 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं। 77 लाख लोग इलाज के दौरान इसका सेवन करते हैं। साल भर में देश में लगभग 36 मीट्रिक टन हेरोइन की खपत होती है। सवाल है कि ड्रग्स भारत में आता कहां से? कैसे बड़े बड़े शहरों से लेकर गली मोहल्लों तक ड्रग्स का जाल फैला है? जानकारों से आप खुद सुनिए कि कैसे गोल्डन ट्रायंगल के जरिए ड्रग्स हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही है। कि गोल्डन ट्रायंगल ट्रेडिशनली जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ से हिंदुस्तान, बांग्लादेश इत्यादि जो कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्थ गोल्डन ट्रायंगल के रेंज में आते हैं, जिसमें प्रेडोमिनेंटली बर्मा की जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारा ओपियम उगाया जाता है। फिर उससे जो रॉ प्रोडक्शन, फिर उससे हेरोइन बनाना, ये वहाँ पे प्रोडक्शन होके बांग्लादेश के रूट से या तो फिर हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रूट से हमारे पास में आता है। जाहिर है तस्करों का नेटवर्क काफ़ी संगठित है, इसलिए पुलिस के सामने चुनौतियां भी काफ़ी बड़ी है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप से ड्रग तस्करों का सप्लाई करने का काम तो आसान हुआ, लेकिन पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी की वजह से पैसों के लेन देन का पता लगा पाना भी जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। उन्नाव और हैदराबाद के बाद से देश में रेप के मामलों पर कड़े कानून की मांग तेज हो गई है। हर तरफ से रेप पीड़िताओं के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है, लेकिन ऐसे हालातों में भी महिलाओं और बच्चियों से रेप और छेड़छाड़ जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि देश में महिलाएं कितनी महफूज हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां एक 9 साल की बच्ची हैवानियत का शिकार हुई। दूसरी तस्वीर उन्नाव की, जहां घर में घुसकर मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। वहीं भदोही में एक महिला पर घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया गया। तस्वीरों में सिसकते ये वो लाचार माँ बाप हैं जिनकी 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म जैसी हैवानियत को अंजाम दिया। खिलौनों से खेलने की उम्र में हैवानों ने इस बच्ची को जिंदगी भर का वो दर्द दे दिया जिसे शायद ही ये मासूम कभी भुला पाए। दरिंदगी की ये वारदात दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के हैं, जहां इस मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया।
पीड़िता के परिवार का कहना है कि 17 नवंबर को उनकी बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों पर है, जिन्होंने बच्ची को खेतों में ले जाकर इस हैवानियत को अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वारदात के 20 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी 2 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। परिवार का आरोप है कि दोनों आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। साथ ही आरोपी पीड़ित परिवार वालों पर मामला वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। एक अभी ये 17 तारीख आ रही है, इसमें 1 महीना होने को आ रहा है। कोई इंसाफ ने, सब कह रहे ठाएंगे, उसे ठाएंगे, उसे कोई नहीं ठा रहा। वो गांव में ही घूम रहा है। गांव में ही घूम रहा है। दबाव भी किसी तरह का आप पर बनाया जा रहा है? हम पे क्या कह रहे हैं? धमकी देते हैं, मैं रोज क्या कहते हैं? फैसला ले लो, गोली मार देंगे तुम्हें। ये शिकायत आपने पुलिस से की है? पुलिस से कई बार कही हमने। पुलिस क्या बोलती है? उठाओगे। इस दरिंदगी के बाद से बच्ची दहशत में है और उसने स्कूल जाना तक बंद कर दिया है। 9 साल की मासूम बच्ची सदमे में है। ये बच्ची पहले स्कूल जाया करती थी, लेकिन जब से ये घटना उसके साथ घटी है, बच्ची दहशत में है और स्कूल जाना भी बच्ची ने बंद कर दिया है। परिवार फिलहाल गाजियाबाद के डीएम ऑफिस आया हुआ है। इसी उम्मीद के साथ शायद उसको इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने के आक्रोश में पूरा देश उबल रहा है, लेकिन उन्नाव में हैवानों के हौसले कितने बुलंद हैं, वो इस घटना से समझा जा सकता है। यहाँ रात के अंधेरे में कुछ युवक के घर में घुस गए और एक मूक बधिर महिला के साथ गैंगरेप की कोशिश की। अस्पताल के बिस्तर पर बैठी इस नाबालिग के ऊपर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया। घटना उत्तर प्रदेश के भदोही की है, जहां एक मामूली विवाद के चलते दबंग रात के अंधेरे में घर में घुस गए और बिस्तर पर सो रहे पूरे परिवार को पहले जमकर पीटा और फिर 17 साल की नाबालिग पर तेजाब फेंक दिया। महिलाओं के साथ हो रही वारदात से लोग गुस्से में, कड़े कानून की मांग हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के निर्भया केस के एक दोषी अक्षय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अजीबोगरीब तर्क देते हुए सजाए मौत से राहत की मांग की है। उसने अपनी याचिका में दिल्ली के प्रदूषण और आदमी की औसत उम्र का हवाला देते हुए अपने लिए फांसी की सजा से छूट की मांग की है। निर्भया केस का एक और दोषी अक्षय कुमार सिंह फांसी की सजा से बचने के लिए रिव्यू पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अपनी याचिका में उसने अटपटे तर्कों के बल पर फांसी की सजा से राहत पाने की कोशिश की है। अपनी याचिका में अक्षय ने तर्क दिया है, हम जब अपने आसपास देखते हैं तो पता चलता है कि कोई इंसान जब जिंदगी में विपरीत स्थितियों का सामना करता है तो वो एक शव जैसा हो जाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ का पानी जहरीला हो चुका है और ऐसे में जब खराब हवा और पानी के चलते उम्र पहले से ही कम होती जा रही है तो फिर फांसी की सजा की जरूरत क्यों है? याचिका में धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए उसने तर्क दिया है कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में लोग हजारों सालों तक जीते थे। त्रेता युग में भी एक आदमी 1000 साल तक जीता था, लेकिन अब कलयुग में आदमी की उम्र 50 साल तक सीमित रह गई है, तो फिर फांसी की सजा देने की जरूरत नहीं है। अपनी याचिका में इसी तरह के कई तर्क अक्षय ने दिए हैं और उनके आधार पर फांसी की सजा से छूट मांगी है। हालांकि उसके वकील का कहना है कि याचिका में ये बताने की कोशिश की गई है कि कोर्ट ने फैब्रिकेटेड एविडेंस के आधार पर फैसला लिया है और ऐसे एविडेंस के बल पर फांसी नहीं दी जा सकती। जब राम सिंह की हत्या को आत्महत्या में बदला जा सकता, अभिनंदन पांडे पैसे देकर बयान सकता, तो फिर इस आधार पर फैब्रिकेटेड एविडेंस के आधार पर मेरे एक सवाल। उनका कहना है कि रिव्यू पिटीशन को कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अगर राहत नहीं मिलती तो वे अक्षय के साथ ही विनय और पवन की सजा के खिलाफ भी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। हमें आशा है कि अक्षय कुमार सिंह की जब रिव्यू पिटीशन अलाउ होगी तो उसके आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन में भी बहुत फर्क पड़ेगा और उसके बाद हम अक्षय, विनय और पवन तीनों की क्यूरेटिव पिटीशन साथ साथ दाखिल करेंगे अगर हमें इसमें रिलीफ नहीं मिलता है तो। साफ है कि निर्भया के दोषी अभी भी फांसी की सजा से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हर कानूनी विकल्प आजमा रहे हैं। पुनर्विचार अर्जी पर जो कोर्ट का रुख रहेगा उसके बाद वो तय करेंगे जो बाकी दोषी हैं विनय और पवन, उनकी तरफ से कब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होती है। इस बीच निर्भया केस के एक और दोषी पवन को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है।
यहाँ पवन के साथ ही मामले के अन्य दोषी अक्षय, विनय और मुकेश के बैरक में स्पेशल गार्ड नियुक्त किए गए हैं ताकि फांसी के डर से वे खुद ही अपने को नुकसान ना पहुंचा लें। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। उन्नाव रेप केस मामले में 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधायक कुलदीप सेंगर इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। ये माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट का फैसला 16 दिसंबर को आ सकता है। उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर और उसके सहयोगी शशि सिंह पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाना है। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने उन्नाव रेप केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि अगर सेंगर दोषी सिद्ध होते हैं तो उन्हें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले में आरोप है कि सेंगर की सहयोगी शशि सिंह पीड़िता को लेकर उसके पास गई थी, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया। इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें एक मामले में सुनवाई पूरी हुई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। शेष 4 मामलों की सुनवाई अभी जारी है। इस मामले में दूसरी एफआईआर पीड़िता के साथ गैंगरेप की है, जबकि तीसरी एफआईआर उसके पिता से मारपीट और चौथी एफआईआर पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की मौत की है। वहीं 5वीं एफआईआर पीड़िता के साथ हुए कार एक्सीडेंट की है। इससे पहले 2 दिसंबर को दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने रेप के इस मामले में अंतिम दलीलें सुनने की कार्यवाही शुरू की थी। अदालत ने अभियोजन के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे। आपको बता दें, जून 2017 में हुई इस वारदात से यूपी के सियासत में हड़कंप मच गया था। विधायक पर इस मामले में अपने रसूख का इस्तेमाल करने और केस को रफा दफा करने की कोशिश का भी आरोप लगा। पुलिस पर पीड़िता के पिता और चाचा को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा। उसके पिता के पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस साल जुलाई में एक कार हादसे में पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में परिवार की 2 महिलाओं की मौत भी हो गई। इस हादसे के लिए भी सेंगर पर ही आरोप लगे। विधायक कुलदीप सेंगर के रसूख को देखते हुए केस को उन्नाव से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। बहरहाल कुल 5 मामलों में से एक की सुनवाई पूरी हो गई और 16 दिसंबर को इस केस का फैसला आ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले में पीड़िता को पूरा इंसाफ मिल सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।